वेलकम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपके लिए लेके आया हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि नॉर्सेट एग्जाम में पूछा जा सकते हैं। पहले भी ये कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों बने रहे वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों अगर दोस्तों आप YouTube चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिलती रहे और लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। दोस्तों अगर आप अपना टेस्ट देना चाहते हैं तो टेस्ट भी आप दे सकते हैं। लिख दीजिए अपने नोटबुक में के ऊपर 1 से 20 नंबर तक क्वेश्चंस आप लिख दीजिए और जैसे मैं क्वेश्चन को डिस्प्ले करूं आप अपना आंसर सेलेक्ट करिएगा और बाद में मेरे आंसर से मिलाइएगा। बाद में टोटल वीडियो खत्म होने के बाद में टोटल आपके करेक्ट आंसर कितने हुए और नेगेटिव आंसर कितने हुए 0.25 करके आपकी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपने कितने अंक आपने प्राप्त किए हैं। तो दोस्तों चलते हैं अपन पहले क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इमेज यूज फॉर। ठीक है, इस इमेज को आप आइडेंटिफाई करें ये किसके लिए यूज किया जाता है। विजुअल एक्विटी टेस्ट, कलर विजन टेस्ट, एस्टिग्मेटिज्म, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन टेस्ट। तो ये इमेज किसके लिए यूज में किया जाता है, ये जो आप देख रहे हैं ये इमेज किसके लिए यूज में किया जाता है। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखिए दोस्तों किसके लिए यूज में किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, कलर विजन टेस्ट। ठीक है, क्या होगा, कलर विजन टेस्ट। ये प्लेट्स होती हैं, इसको हम इशारा टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। ये प्लेट्स होती है, प्लेट्स के अंदर नंबर्स होते हैं और इन नंबर्स को जिसको कलर विजन डिफिशियंसी होती है उसको ये नंबर्स या तो दिखते नहीं है या फिर दिखते हैं तो वो डिफरेंट दिखते हैं जो ओरिजिनल नंबर है उससे। तो इस टेस्ट को यूज किया जाता है किसके लिए, कलर विजन डिफिशियंसी चेक करने के लिए। ये मेडिकल एग्जामिनेशन में इसका टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, आइडेंटिफाई विच प्रोसीजर इज डूइंग इन द इमेज। इस इमेज के अंदर कौन सा प्रोसीजर कर रहे हैं, ये एग्जाम में आ सकता है। पैप्स स्मीयर टेस्ट, वीडीआरएल टेस्ट, कोन बायोप्सी, पंच बायोप्सी। तो कौन सा टेस्ट कर रहे हैं इस इमेज के अंदर, आप देख लीजिए, बताइए कौन सा टेस्ट कर रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा अपना, इसका जो करेक्ट आंसर होगा अपना क्या होगा, पैप्स स्मीयर टेस्ट। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा अपना हो गया क्या होगा, पैप्स स्मीयर टेस्ट। जो पैप्स स्मीयर टेस्ट होता है वो किसके लिए किया जाता है, सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए किया जाता है। तो यहां पर इमेज में जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं पैप्स स्मीयर टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट इन द इमेज। इस इमेज के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट है उसको आइडेंटिफाई करें। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ग्लूकोमीटर, सीरम बिलिरुबिन मीटर, इंफ्रारेड थर्मामीटर, पीएच मीटर। तो ये इमेज किसका है, ये किसका इमेज है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा अपना, इसका जो करेक्ट आंसर होगा अपना क्या होगा पीएच मीटर। ठीक है, क्या होगा इसका, पीएच मीटर। यानी कि ये पीएच नापने के काम में लिया जाता है। जैसे यूरिन का पीएच या बॉडी फ्लूइड के या अदर बॉडी फ्लूइड का पीएच नापने के लिए काम में लिया जाता है। और ये इंस्ट्रूमेंट मोस्टली माइक्रोबायोलॉजी लैब में काम में लिया जाता है। माइक्रोबायोलॉजी या फिर बायोकेमिस्ट्री लैब के अंदर काम में लिया जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अ पेशेंट लाइंग इन द इमेज व्हाट इज प्रॉब्लम में अराइज। एक पेशेंट है जिस ये इमेज आप देख रहे हैं ऐसे लाइंग कर रखा है तो उसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है। प्रीटर्म लेबर, लेग क्रैम्प्स, कॉन्स्टिपेशन, वेना केवल सिंड्रोम। तो इस पेशेंट को कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे ये लाइंग कर रहा है इस पेशेंट को कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा अपना क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा अपना करेक्ट आंसर, बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या है इसका करेक्ट आंसर है। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है अपना क्या है, वेना केवल सिंड्रोम। जैसे पेशेंट लेटी है, ये प्रेग्नेंट लेडी है और आप देख रहे होंगे जो ग्रोइंग यूट्रस है यानी यूट्रस के नीचे एक आपको दिखाई देगा वो है इंफीरियर वेना केवा। अगर इंफीरियर वेना केवा के ऊपर अगर प्रेशर पड़ेगा, प्रेशर पड़ने से क्या होगा, उसका फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा और ऑब्स्ट्रक्ट होने की वजह से क्या होगा कि इंफीरियर वेना केवा सिंड्रोम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। इंजेक्शन ऑफ मेथार्जिन इज गिवन टू द पेशेंट टू ट्रीट पीपीएच।
विच नर्सिंग इंटरवेंशन एप्रोप्रिएट फॉर दिस पेशेंट। जो इंजेक्शन मिथार्जिन है वो पीपीएच यानी कि पोस्ट पार्टम हेमोरेज को प्रिवेंट करने के लिए दिया गया है, किसको यानी कि ट्रीट करने के लिए दिया गया है, किसको दिया गया है, जो मदर है उसको दिया गया है। विच नर्सिंग इंटरवेंशन एप्रोप्रिएट फॉर दिस पेशेंट, इस पेशेंट के लिए हमें क्या एप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन करना है। मॉनिटर रेस्पिरेशन, मॉनिटर ब्लड प्रेशर, मॉनिटर इनटेक आउटपुट, मॉनिटर हेलुसिनेशन। तो हमें क्या करना है इस पेशेंट के लिए, इस पेशेंट का हमें क्या करना है, तो हमें इसमें क्या करना है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा अपना, इसका करेक्ट आंसर होगा अपना क्या होगा, मॉनिटर ब्लड प्रेशर। ठीक है, मॉनिटर ब्लड प्रेशर। हमें क्या करना है, मॉनिटर करना है किसको, ब्लड प्रेशर को। क्यों मॉनिटर करना है, क्योंकि जो मिथार्जिन होता है वो क्या होता है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, जब हम इसको इंजेक्शन लगाते हैं तो ये क्या करता है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करता है, और वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होने की वजह से क्या होता है, हाइपरटेंशन होता है। तो हमें क्या करना है, पेशेंट का मॉनिटर करना है ब्लड प्रेशर को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये भी एम्स 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। विच इंसुलिन इज लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, कौन सा इंसुलिन लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है। ग्लार्जिन, एनपीएच, रेगुलर, लिस्प्रो। तो कौन सा इंसुलिन लॉन्ग एक्टिंग है इसमें से, बताइए जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा इंसुलिन लॉन्ग एक्टिंग है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा अपना, यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा अपना ग्लार्जिन। ठीक है, जो ग्लार्जिन इंसुलिन है वो क्या है, लॉन्ग एक्टिंग है। एनपीएच इंसुलिन की बात करें तो इसका जो ड्यूरेशन होता है एक्टिंग का वो कम से कम 16 आवर होता है, यानी कि 16 आवर तक ये काम करता है। रेगुलर इंसुलिन की बात करें तो रेगुलर इंसुलिन जो काम करता है वो 5 से 7 घंटे तक काम करता है। और लिस्प्रो इंसुलिन की बात करें तो ये रैपिड एक्टिंग इंसुलिन है। तो यहाँ पर अपना जो करेक्ट आंसर होगा ग्लार्जिन। ठीक है, ग्लार्जिन इंसुलिन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें, आइडेंटिफाई द इमेज इन द पीडियाट्रिक यूनिट। इस इमेज को आप आइडेंटिफाई करें, ये किसकी इमेज है। रेडिएंट वार्मर, फोटोथेरेपी, एक्सरे, इंक्यूबेटर। तो ये किसकी इमेज है, जो आप ये इमेज देख रहे हैं किसकी इमेज है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, ये है फोटोथेरेपी। ठीक है, ये है फोटोथेरेपी। जो फोटोथेरेपी होती है किसके लिए दी जाती है, जो बिलिरुबिन का लेवल अगर बच्चों के अंदर बढ़ जाता है तो उसको क्या करती है, ये फोटोथेरेपी दी जाती है। और ये क्या करती है, वाटर सोल्यूबल बिलिरुबिन में ब्रेक डाउन करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द पोजीशन इज गिवन ड्यूरिंग सिजेरियन डिलीवरी, यानी कि सिजेरियन डिलीवरी के अंदर कौन सी पोजीशन देते हैं। ये भी करेक्ट आंसर है। ये भी क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सी पोजीशन देते हैं ड्यूरिंग सिजेरियन डिलीवरी के दौरान। सुपाइन पोजीशन, सेमी फाउलर पोजीशन, प्रोन पोजीशन, लैटरल पोजीशन। तो कौन सी पोजीशन देते हैं ड्यूरिंग सिजेरियन डिलीवरी के दौरान। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, इसका होगा सुपाइन पोजीशन। ठीक है, सुपाइन पोजीशन, यानी कि जो ड्यूरिंग सिजेरियन डिलीवरी होती है तो उस टाइम पे हम क्या देते हैं, सुपाइन पोजीशन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, 2 से 3 बार दिल्ली एम्स के एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। ए फार्मर spraying pesticide in his farm and sudden the patient have vomiting, increased salivation, diarrhea, tear production, small pupil and sweating. What type of poisoning? ठीक है, एक फार्मर है जो उसके फार्म हाउस पर क्या कर रहा है, स्प्रे कर रहा है किसका, पेस्टिसाइड का, और सडन उसको क्या हो जाता है, वॉमिटिंग हो जाता है, सेलाइवेशन हो जाता है और डायरिया होता है और टीयर प्रोडक्शन हो रहे हैं और स्मॉल पिपिल हो रहे हैं। तो ये किसका पॉइजनिंग का सिम्टम है। लेड पॉइजनिंग, आर्सेनिक पॉइजनिंग, ओरंगोफॉस्फेट पॉइजनिंग, ईथर पॉइजनिंग। तो किस पॉइजनिंग का ये सिम्टम है।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा अपना क्या होगा, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, ठीक है, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा अपना ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। कई बार एग्जाम में ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि ये पेशेंट है, यही सिम्टम दिया जाता है। एक बार दिल्ली एम्स में ऐसी क्वेश्चन का अपोजिट पूछा था, ये पूछा था 2018 के अंदर पूछा था कि एक पेशेंट है जो पेस्टिसाइड का स्प्रे कर रहा है और उसको यही सिम्टम हो रहे हैं और इमरजेंसी में लेके आए, तो आप कौन सी ड्रग उसके लिए प्रिपेयर रखोगे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा अगर हम ऐसे क्वेश्चन को पूछ लें, तो यानी कि यहाँ पर हम जो ड्रग प्रिपेयर रखेंगे वो रखेंगे कौन सी, एट्रोपिन सल्फेट। ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग की एंटीडोट है कौन, एट्रोपिन सल्फेट। तो यहाँ पे ऐसे भी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है और अब भी दोबारा भी इसको एग्जाम में रिपीट होने की संभावनाएं हैं। व्हाट इज पर्पज ऑफ ब्लू थ्रेड इन द सर्जिकल ऑब्लिक स्टेराइल स्पॉन्ज यूज्ड इन सर्जरी, ठीक है। जो स्पॉन्ज यूज करते हैं किसमें, सर्जरी के अंदर, तो आप ये एक स्पॉन्ज देख रहे होंगे, इसके अंदर एक ब्लू लाइन दिखाई दे रही होगी, ठीक है, एक ब्लू लाइन इसके अंदर दिखाई दे रही होगी, जो पेड है स्पॉन्ज है उसके अंदर। तो इसका पर्पज क्या है, ठीक है। ब्लू कलर इज इजीली विजिबल व्हेन सोइल्ड ब्लड, नो स्पेसिफिक पर्पज, डिजाइन फॉर गोज पीस, ब्लू लाइन इज रेडियो ओपेक, ठीक है। तो इसका पर्पज क्या है, ये ब्लू लाइन होने का पर्पज क्या है, आपने देखे होंगे जो सर्जिकल स्पॉन्ज आते हैं उनके अंदर ऐसी ब्लू लाइन आती है, उसका पर्पज क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो अपना क्या होगा, ब्लू लाइन इज रेडियो ओपेक, ठीक है। जो ब्लू लाइन होती है वो क्या होती है, रेडियो ओपेक होती है। जैसे हम सर्जरी करते हैं तो कई बार अगर गोएज पीस अगर अंदर रह जाता है, ठीक है, तो हम एक्सरे या सीटी स्कैन जो भी करते हैं तो उससे ये ब्लू लाइन डिटेक्ट हो जाती है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अपना ब्लू लाइन इज रेडियो ओपेक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, अ फिजिशियन आस्क्ड टू द नर्स फॉर गिविंग पेयर ऑफ सर्जिकल ग्लव्स, ठीक है, देन द नर्स इज गिव द ग्लव्स इन द इमेज, व्हाट इज रीजन फॉर गिविंग दिस ग्लव्स। एक सर्जन है जिसने नर्स से ग्लव्स मांगे हैं और नर्स ने जो इमेज दे रखी है उसमें के ग्लव्स उठा के दिए हैं, तो इसका मतलब क्या है, मोर हार्डनेस ऑफ द ग्लव्स, इजीली रिमूवेबल आफ्टर सर्जरी, इट इज चीप बिकॉज द फिजिशियन हैव एलर्जी टेंडेंसी। तो आप यानी कि एक सर्जन ने ग्लव्स मांगे लेकिन नर्स ने कौन से ग्लव्स उठा के दिए, जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं इमेज में, ये ग्लव्स उठा के दिए हैं, तो इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा अपना यहाँ पर, बिकॉज फिजिशियन हैव एलर्जी टेंडेंसी, ठीक है। आप इस ग्लव्स के अंदर देख रहे होंगे, पैकेट के ऊपर पढ़िएगा आप, यहाँ पे लिखा है पाउडर फ्री, ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पर, पाउडर फ्री। पाउडर फ्री ग्लव्स इसलिए दिए हैं क्योंकि फिजिशियन में भी है कौन, मतलब फिजिशियन को क्या है, एलर्जी हो सकती है पाउडर से। तो यहाँ पर जो लिखा है पाउडर फ्री ग्लव्स यानी कि बिकॉज फिजिशियन हैव एलर्जी टेंडेंसी, तो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ए पेशेंट हैव नेफ्रोस्टोमी, व्हाट इज ड्रग शुड नॉट बी गिवन टू द पेशेंट, ठीक है। एक पेशेंट है जिसको नेफ्रोस्टोमी हुआ है तो उसको कौन सी ड्रग नहीं देना चाहिए, मॉर्फिन, फेंटानाइल, डाइक्लोफेनिक सोडियम, ट्रामाडोल। तो कौन सी ड्रग उसको नहीं देना चाहिए अगर किसी का नेफ्रोस्टोमी हुआ है तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा अपना, बताइए फटाफट कमेंट्स बॉक्स में लिखिए क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा अपना, डाइक्लोफेनिक सोडियम, ठीक है, डाइक्लोफेनिक सोडियम। जो डाइक्लोफेनिक सोडियम होता है उसको नहीं देना चाहिए क्योंकि ये क्या है, नेफ्रोटॉक्सिक है, ठीक है। तो नेफ्रोटॉक्सिक है यानी अगर ऑलरेडी उसकी नेफ्रोस्टोमी हुआ यानी कि नेफ्रॉन की सर्जरी हुई है उसकी ऑलरेडी, तो हम नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग को नहीं देंगे। आइडेंटिफाई द विच
इज ब्लड वेसल्स एट द एरो। ठीक है, जो एरो के यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है वो कौन सी ब्लड वेसल्स है, तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है वो कौन सी ब्लड वेसल्स है। जो एरो लग रहा होगा आपको इमेज में, तो ये कौन सी ब्लड वेसल्स है। ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, राइट सबक्लेवियन आर्टरी। तो ये कौन सी इमेज यानी कि जहाँ एरो लगा हुआ है ये कौन सी ब्लड वेसल्स है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा अपना लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। ठीक है, यानी कि जो इमेज में दिखाई दे रहा है वो है लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, द स्ट्रक्चर शो इन फोटोग्राफ कॉम्प्राइज। ठीक है, जो स्ट्रक्चर फोटोग्राफ में दिख रही है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर एक एरो लगा हुआ है, ये किससे बनी होती है। 1 आर्टरी एंड 1 वेन, 2 आर्टरी एंड 1 वेन, 1 आर्टरी एंड 2 वेन, 2 आर्टरी एंड 2 वेन। तो ये यहाँ पर जो एरो कहाँ पे लगा हुआ है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा अपना यहाँ पर 2 आर्टरीज एंड 1 वेन। ठीक है, यानी कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड में क्या होती है 2 तो आर्टरीज होती है और 1 वेन होती है। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आइडेंटिफाई द यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट शो इन इमेज। इस इमेज के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट है इसका यूज क्या है। आरबीसी काउंट, सीरम बिलिरुबिन काउंट, टीएलसी काउंट, हीमोग्लोबिन काउंट। तो इसका यूज क्या है, जो इंस्ट्रूमेंट आपको इमेज में दिखाई दे रहा है इसका यूज क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर, इसका जो करेक्ट आंसर होगा अपना क्या होगा यहाँ पर, इसका करेक्ट आंसर है हीमोग्लोबिन लेवल। ठीक है, तो ये हीमोग्लोबिन काउंट करने का यानी कि हीमोग्लोबिन चेक करने का मीटर है, तो ये है हीमोग्लोबिन लेवल को इससे चेक किया जाता है। नेक्स्ट बात है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, डीप वेन थ्रोम्बोसिस रेंडर्स ए पर्सन एट रिस्क ऑफ। ठीक है, डीवीटी, अगर किसी को डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो रहा है तो वो उसकी वजह से क्या कॉज हो सकता है। शॉक, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, हार्ट अटैक, स्ट्रोक। अगर किसी को डीवीटी है, डीवीटी का मतलब यानी कि जो डीप वेन है उसके अंदर थ्रोम्बोसिस हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या कॉज हो सकता है। तो यहाँ पर अपना क्वेश्चन के अंदर करेक्ट आंसर क्या होगा, क्या कॉज हो सकता है उसकी वजह से। उसकी वजह से सबसे जो कॉमन कॉज हो सकता है वो होता है अपना क्या होता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ठीक है, अगर डीवीटी है, अगर वो वहाँ पर थ्रोम्बोसिस है, अगर वो डिस्क्लोज हो जाता है तो वो अगर फ्री सर्कुलेशन में जाने की वजह से पल्मोनरी एम्बोलिज्म होने के चांसेस हो सकते हैं। तो यहाँ पर अपना जो करेक्ट आंसर होगा अपना यहाँ पर पल्मोनरी एम्बोलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, ऑन द फर्स्ट डे फॉलोइंग लेरेंजेक्टोमी द नर्स टॉप प्रायोरिटी ऑफ केयर इज। ठीक है, यानी कि एक पेशेंट है फर्स्ट डे पर और उसका क्या हुआ है, लेरिंजेक्टोमी हुआ है, तो नर्सिंग की फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी, नर्सिंग केयर की फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी। रिलीव एंजाइटी, ट्रेन फॉर स्पीच थेरेपी, मेंटेन कम्युनिकेशन, मेंटेन पेटेंट एयरवे। तो क्या प्रायोरिटी रहेगी वहां पर, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी अपनी, जो फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी इस क्वेश्चन में, आप क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा अपना, वो होगा अपना मेंटेन पेटेंट एयरवे। ठीक है, मेंटेन पेटेंट एयरवे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्वेश्चन, क्योंकि नया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द इमेज ऑफ लोगो। ठीक है, इस लोगो के अंदर जो इमेज है उसको आइडेंटिफाई करें। हार्ट डिजीज प्रिवेंशन, सेव हार्ट ऐप, आरोग्य सेतु ऐप, हेल्थ केयर ऐप। तो ये लोगो किसका है, ये लोगो आप आइडेंटिफाई करें, ये लोगो किसका है। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, किसका लोगो है ये जो लोगो है किसका है। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है अपना आरोग्य सेतु ऐप। ठीक है, आरोग्य सेतु ऐप जो भारत सरकार ने लॉन्च किया है वो कोरोना से प्रिवेंशन के लिए लॉन्च किया है, यानी कि कोरोना से बचाव के लिए लॉन्च किया है आरोग्य सेतु ऐप को। तो ये जो इमेज है वो है आरोग्य सेतु ऐप का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मोस्ट फ्रीक्वेंट न्यूरोटिक डिसऑर्डर इन प्यूपेरियम। ठीक है,
जो प्यूपेरियम का जो टाइम्स होता है उसके अंदर मोस्ट कॉमन न्यूरोटिक डिसऑर्डर कौन सा होता है। यहां पर बात कर रहे हैं मोस्ट कॉमन न्यूरोटिक डिसऑर्डर की। पोस्टपार्टम ब्लू, पोस्टपार्टम डिप्रेशन, पोस्टपार्टम साइकोसिस, डिलीवरी रिलेटेड स्ट्रेस एंड एंजाइटी। तो क्या होता है मोस्ट कॉमन क्या होता है यहाँ पर, यानी कि आफ्टर डिलीवरी के बाद में। ध्यान रखें यहाँ पूछा है क्वेश्चन में न्यूरोटिक डिसऑर्डर, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा अपना पोस्टपार्टम डिप्रेशन, यानी कि सबसे ज्यादा कॉमन होता है वो होता है पोस्टपार्टम डिप्रेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, A patient taking vincristine एंटी कैंसर ड्रग फॉर ओवेरियन कैंसर, ठीक है, यानी कि ओवेरियन कैंसर के लिए यूज कर रहा है, किसके लिए, एंटी कैंसर ड्रग को। व्हाट इज स्पेसिफिक साइड इफेक्ट ऑफ विनक्रिस्टिन एंटी कैंसर ड्रग, यानी कि जो विनक्रिस्टिन जो एंटी कैंसर ड्रग है उसका स्पेसिफिक साइड इफेक्ट क्या है। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है और फिर भी पूछा जा सकता है, तो उसका स्पेसिफिक साइड इफेक्ट क्या है विनक्रिस्टिन का, डायरिया, हेयर लॉस, चेस्ट पेन, नंबनेस एंड टिंगलिंग इन द फिंगर एंड टोज। तो विनक्रिस्टिन का साइड इफेक्ट क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा अपना, बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या है इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है नंबनेस एंड टिंगलिंग ऑफ द फिंगर, ठीक है, एंड टोज। क्योंकि जो विनक्रिस्टिन होता है, विनक्रिस्टिन एक एंटी कैंसर ड्रग है और ये विनका एल्कलॉइड से बनती है, और इसका जो ये किस वजह से होता है नमनेस और टिंगलिंग, क्योंकि इसका जो साइड इफेक्ट है वो पेरिफेरल न्यूराइटिस है, यानी कि पेरिफेरल जो नर्व होती है उनको ये डैमेज करती है। तो थैंक यू दोस्तों, हमारे मेडिकल हेल्थ टिप्स मेडिकल नॉलेज से जुड़ने के लिए आपको धन्यवाद। और दोस्तों अपने फ्रेंड्स लोगों को भी आप बताइएगा ताकि वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें और उनको लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों।